देखिए, शराबबंदी से हमको उतना आपत्ति नहीं है जितना शराबबंदी के उस खोखले कानून से है, जिसमें कानून बना दिया गया है कि शराब बंद है लेकिन घर घर शराबें बिक रही है। इसलिए तो पहले से कहते आ रहे हैं कि क्या तो अर्ज पर या फर्ज पर, क्या तो बनेगी तो सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोगों का या जन सुराज का ये केवल ये मकसद नहीं है कि 2-4 एमएलए एमपी बना देना या कोई मंत्री बन जाना, कोई विधायक बन जाना। यहाँ जिन लोगों या जिन नेताओं के साथ इन्होंने काम किया है, सो तमाम दलों और तमाम नेताओं के साथ काम करने के बाद उनको ये समझ में आया कि ज्यादातर दल और ज्यादातर नेता न सुधर पाने वाला राज्य मानकर बिहार को छोड़ दिया। सलाम आदाब, आप देख रहे जूम इंडिया। मैं हूं शमीम अनवर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नरेंद्र जी हैं, जो जन स्वराज के किसी पोस्ट पे हम इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करा दें। देखिए, मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ और मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ सीतामढ़ी सदर का। सो आप समय निकाल करके आए हैं और इसके लिए धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स को भी मैं अभिनंदन करूंगा आपके माध्यम से। सर क्या लग रहा है, आप लोग रेगुलर जमीन पे लगे हुए, लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके जो मुखिया जी है वो भी कई बार आ चुके हैं, फिर दोबारा बाजपट्टी आने वाले हैं, क्या लग रहा है, लोगों का रुझान अब तक का क्या लगा? ये तो आप बताइएगा, आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं। हर गली में, हर मोहल्ले में, चौक चौराहे पे आप रिपोर्टिंग करते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। एक चीज आपको ये जरूर समझना चाहिए कि अब की बार बिहार का जो आवाम है 60% मतलब 60% से अधिक ऐसे लोग हैं जो बिहार बदलाव के पक्ष में हैं, और वो तमाम लोग जो बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन देखना चाहते हैं, बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं, वो आज के डेट में जनसुराज के साथ हैं। लेकिन सर मसला ये है ना कि आप लोग जिन मुद्दों को लेकर बात चल रहे हैं, कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे और बहुत सारी चीजें जो सबसे अलग हटकर आप लोग का मुद्दा है, क्या लग रहा है इतना आसान रहेगा सारी चीजें? निश्चित रूप से आसान रहेगा। अभी तक जो नेताओं ने या यहाँ की परिस्थितियों ने मतलब आपको जो सोचने पर ये मजबूर कर दिया कि ये सारा असंभव है, ये नहीं है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1947 से लेकर के 1965 तक तमिलनाडु और बिहार दोनों बराबर के राज्य थे। लेकिन यही हुआ कि 1965 में यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी, और ये उस समय भी समाजवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई में सारा बिहार लग गया। लेकिन वहीं अगर तमिलनाडु में देखें तो उस समय वहाँ जो कामराज बने वहाँ के मुख्यमंत्री, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और उन्होंने ये सबसे पहला मिशन लिया कि तमिलनाडु के हर एक बच्चे को पहले पढ़ा देना है। तो एकदम रिटेन है और ये टेस्टिमोनियल मतलब ये अवेलेबल है, उपलब्ध है कि पंडित नेहरू ने उनको चिट्ठी के माध्यम से ये मतलब अवगत कराया कि भाई जो भी पैसा भेजा जा रहा है राज्य के विकास के लिए, उसको ये केवल शिक्षा, केवल स्कूल कॉलेज वगैरह में लगा रहे हैं। तो कामराज जो मुख्यमंत्री थे उनका उस समय उस पर प्रतिक्रिया गया कि आपको मुझे निष्कासित कर देना है, सस्पेंड कर देना है, कर दीजिए, ये मंजूर है, लेकिन मेरा सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि हम अपने यहाँ के बच्चों को पहले पढ़ाना चाहते हैं। तो उस समय जो कामराज ने जो इन्वेस्टमेंट किया मतलब एजुकेशन में, उसका आज सबसे बड़ा रिजल्ट ये हुआ कि देश में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य आज का केरला है। तो इसी तर्ज पर यहाँ भी आप असंभव नहीं है, यहाँ 60,000 करोड़ जो है यहाँ का शिक्षा बजट है। एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले एक बच्चे पे खर्चा आता है 865-66 रुपया। तो आप खर्च तो उतना ही हो रहा है। आप कई जगह देखिएगा, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय में जो बच्चों का फी है 200 है, 250 है, लेकिन 867 रुपये 65 रुपये के तकरीबन पड़ता है एक बच्चे पे। अगर उसमें हम विधि व्यवस्था को अच्छा कर दें तो निश्चित तौर पर हम मतलब बेहतर से बेहतर शिक्षा हम मुहैया करा सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये भी होता है कि बिहार में कोई एक चीज नहीं है, आप अगर शिक्षा पे काम कर ले, हेल्थ पे काम कर ले, बाकी और चीजें ऐसी है जिसको सही करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लंबा समय लगेगा। उसके लिए क्या सोचे? देखिए, अभी तमाम चीजों को एक तरफ आप कर दीजिए। आप सड़क की बात मत कीजिए, आप नली गली का बात मत कीजिए, आप ट्रेन की बात, वंदे भारत की बात मत कीजिए। आप केवल शिक्षा दीजिए ना, आप केवल पूंजी दीजिए ना, क्योंकि जो गरीब जनता है, आप बिहार का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, जहाँ के लोग दिन के 200 रुपये भी नहीं कमाते हैं। गरीबी से निकलने के मात्र 3 रास्ते हैं। एक शिक्षा, दूसरा क्या तो जमीन हो जिसको उपजा करके अपना भरण पोषण किया जा सकता है, और तीसरा पूंजी या व्यापार। तो यहाँ तीनों में कोई नहीं है। यहाँ ना शिक्षा है लोगों के पास, न यहाँ 60% से ऐसे अधिक आबादी यहाँ बिहार में है जिसके पास एक धुर जमीन नहीं है, और जो लोग हैं यहाँ कामकाज करने वाले लोग हैं उनके पास पूंजी नहीं है। तो इसलिए वो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ शिक्षा को दुरुस्त कर दिया जाए, यहाँ हर हाथ को अगर पूंजी, उचित पूंजी दे दिया जाए कि वो अपना रोजी रोजगार कर सके, तो निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं में वो साहस और वो सामर्थ्य है कि बाकी वो संसाधन को एकजुट मतलब इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए।
सो इसलिए हम लोगों का मतलब सबसे प्राइमरी हम लोगों की प्राथमिकता में शीर्ष पर ये है कि भाई अब शिक्षा और पलायन पे हम लोगों का चोट है। अच्छा सर, एक सवाल ये, चूंकि मैं पहली बार आप ही से पूछ रहा हूँ, उसकी वजह है कि आप मुझे अच्छा लगा, अच्छा जवाब देंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर जी बिहार में ही किसी पार्टी के साथ काम कर रहे थे, तो क्या उस वक्त मुमकिन नहीं था कि बिहार को सुधारने की बात करें, जो बात आज कर रहे हैं उसको उस टाइम किसी के थ्रू करवा सकते थे? मुमकिन नहीं था मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाता हूँ। आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य थे और वो तक्षशिला के एक महान आचार्य ही नहीं थे, देश के उस अखंड भारत में, मतलब इस भारत में नहीं, उस अखंड भारत में बड़े से बड़े राजाओं के वो सलाहकार रहे। और उस समय जब वो दुर्दांत सिकंदर का जब अटैक होना था, आक्रमण होना था इस भारत पर, तो उन्होंने मदद मांगने वो किसके पास आए थे? वो धनानंद के पास आए थे। वो उनके भी सलाहकार किसी तौर पे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया। जब वो नहीं समझे बूझे, फिर वो क्या किए थे? वो नीचे उतरे, उन्होंने किसी खास को चुन करके खास बनाने का काम नहीं किया, वो सड़क से चंद्रगुप्त को उन्होंने उठाया। तो उसी तर्ज पर आप अगर थोड़ा-सा अगर समझें, मतलब जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जिन लोगों या जिन नेताओं के साथ इन्होंने काम किया है, सो तमाम दलों और तमाम नेताओं के साथ काम करने के बाद उनको ये समझ में आया कि ज़्यादातर दल और ज़्यादातर नेता न सुधर पाने वाला राज्य मानकर बिहार को छोड़ दिया। इसलिए ये स्वयं इन्होंने बीड़ा उठाया कि अब यहाँ इस बिहार के को इस बदहाली से बाहर निकालने के लिए कोई नेता का बेटा, कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। इस बिहार को बदहाली से निकालेगा यहाँ का युवा ही। यहाँ के लोग ही बिहार को इस बदहाली के दौर से बाहर निकालेंगे। इसीलिए आज हम लोगों के सामने है। लेकिन सर आपकी पार्टी पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तो सबसे बड़ा आरोप है, कह रहे हैं बिजनेसमैन की पार्टी है। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि बरसाती मेढक है। इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद पता भी नहीं चलेगा कहाँ अच्छा, जाएंगे। ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आम जनता लगा रही है कि राजनीतिक दल लगा? राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल को जो कहना है वो कहते रहें। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, इसलिए उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में आप जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, वहां एक आध प्रशांत से आपकी मुलाकात हो रही है और सबके दिमाग में जनसुराज है। और केवल जनसुराज नहीं, बिहार का बदलाव है। सो हम लोगों का समीकरण भी वही है। सब किसी का समीकरण कोई जाति है, किसी का समीकरण कोई धर्म है, लेकिन हम लोगों का समीकरण है केवल और केवल बिहार का विकास। अच्छा, धर्म की बात आपने कही अभी। बिहार में एक फैक्टर है जात का, कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, और प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि हम इस फैक्टर को मतलब बढ़कर, इससे हटकर हम काम करेंगे। क्या लग रहा है, जाति को संभाल पाएंगे? आप शिक्षा किस जाति की जरूरत है? सबकी जरूरत है। जी। रोजगार किस जाति की जरूरत है? सबकी जरूरत है। इसलिए अभी तक अगर केवल जात में और धर्म में के समीकरण पर जो लोग अभी तक राज करते आए हैं, समाज को बरगलाते आए हैं, अगर उन्हीं समीकरणों को साधते हुए अगर बिहार को सुधर जाना होता, तो अभी तक सुधर गया होता। वो नहीं सुधरा है। ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का संकेत है कि इन चीजों से आपको ऊपर उठना होगा। और जाति एक फैक्टर केवल बिहार में नहीं है, हर जगह जाति फैक्टर है। जाति एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बड़ा फैक्टर है यहाँ पे शिक्षा, बड़ा फैक्टर है यहाँ पलायन, बड़ा फैक्टर है यहाँ रोजगार, बड़ा फैक्टर है यहाँ पे पूंजी, बड़ा फैक्टर है यहाँ भूमिहीनों को जमीन, बड़ा फैक्टर है यहाँ रोजी रोजगार। तो समीकरण साधने की कोशिश आप लोग भी तो कर रहे हैं ना। जहाँ मुसलमान ज्यादा वहाँ मुसलमान को टिकट दे रहे हैं, जहाँ यादव ज्यादा वहाँ यादव को टिकट दे रहे ये हैं। आप फिर आप उस पे आ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कांग्रेस ने या जदयू ने या आरजेडी ने, जब ये लोगों का महागठबंधन का सरकार था, तो इन लोगों ने एक जातीय जनगणना करवाई थी, आपको मालूम होगा, जिसपे 500 करोड़ खर्च हुआ। 500 करोड़ खर्च होने के बाद उन लोगों को केवल जातीय जनगणना करा लेने से किसी जाति का, किसी समाज का तो भला हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों का ये कहना है कि समाज में जिस जाति की जितनी आबादी होगी, उसकी उतनी राजनीतिक भागीदारी पहले अपने ही दल से हम लोग शुरू करेंगे, जो केवल और केवल जनसुराज कर रहा है। आज तक कोई भी ऐसा दल, चाहे वो भले ही वो जातीय समीकरण या जातीय जनगणना जो लोग करवाए हैं, उन लोगों के दलों को भी टटोल लीजिए, तो समाज में जिस जाति की जितनी आबादी है, क्या उतनी राजनीतिक भागीदारी वो अपने दल में दे रहे हैं? क्या आरजेडी दे रहा है? क्या जदयू दे रहा है? या क्या भाजपा दे रहा है? किसी को भी दल में आप ले लीजिए, लेकिन जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जो आबादी के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी पहले हम अपने दल से शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। निश्चित तौर पे सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। अच्छा, अभी प्रशांत किशोर का एक स्पीच था, कहीं बाइट दिए थे शायद, कह रहे थे, नहीं ये पॉडकास्ट था, उसमें कह रहे थे कि अगर हमारे 20-25 एमएलए आए तो हम उसको आजाद कर देंगे, कि जिसको जहां जाना चले जाओ, किस दल में ज्वाइन करना। इस बयान को क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, आजाद कर देंगे, उसके पीछे मर्म को समझिए। हम लोग सब दिन से ये कहते आ रहे हैं कि क्या तो अर्श पर या फर्श पर, क्या तो हम सरकार बनाएंगे या फिर हम सड़क पर संघर्ष करेंगे।
अगर हमको जनमत मिला, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे। अगर नहीं मिला फिर भी हम सड़क पर उतर करके समाज का आवाज बुलंद करेंगे, बुलंद आवाज बनेंगे निश्चित तौर पे। तो वैसी स्थिति में क्या है कि अगर 10 और 15 अगर विधायक हमारे जीत के आते हैं तो उनसे बैठ करके उनसे बात की जाएगी कि भाई हम लोगों का ये कमिटमेंट रहा है कि हम लोग क्या तो सरकार में रहेंगे या फिर से सड़क पर उतर के समाज को जगाने का, समाज का आवाज, बुलंद आवाज बनने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर संघर्ष में आइए, नहीं अगर आप चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं। फिर उन लोगों का क्या होगा सर, जिन लोगों ने एक उम्मीद के साथ उनको वोट दिया, अपनी कुछ लगन के साथ उनको वोट दिया, उन लोगों का क्या होगा? नहीं, उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का तो इसीलिए तो पहले से कहते आ रहे हैं कि क्या तो वर्ष पर या फर्श पर, क्या तो बनेगी तो सरकार बनेगी। क्योंकि हम लोगों का या जन सुराज का ये केवल ये मकसद नहीं है कि 2-4 एमएलए एमपी बना देना या कोई मंत्री बन जाना, कोई विधायक बन जाना। यहाँ जो भी आपको जन सुराजी मिलेंगे, जो भी यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रशांत मिलेंगे, उस सब लोगों का यही माइंडसेट है कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करना है। केवल मुख्यमंत्री बदल देने से, केवल विधायक बदल देने से, केवल सांसद बदल देने से कुछ नहीं होना है। वो बदलते आया है, आगे भी बदलता रहेगा। जैसा बिहार है वैसा ही रहेगा। ये 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, 2005 में भी था और 2025 में भी है। कुछ नहीं बदला है। शराबबंदी को भी खोलने की आप लोग बात कर रहे हैं। शराबबंदी खोलने के लिए इसलिए बात कर रहे हैं, एक्चुअली शराब बंद कहाँ है? शराबबंदी ऑफिशियल तो बंद है। देखिए, शराबबंदी से हमको उतना आपत्ति नहीं है जितना शराबबंदी के उस खोखले कानून से है, जिसमें कानून बना दिया गया है कि शराब बंद है लेकिन घर घर शराबें बिक रही है। वो हर जगह अवेलेबल है। मतलब उसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला मॉडल जो है वो कह सकते हैं, जो लगा हुआ है। तो खैर इस पे क्या है कि लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है ये शराबबंदी से। कैसे हो रहा है ना, जैसे आप यहाँ पे जब शराबबंदी है, आपने सिर्फ कानून बनाया हुआ है, लेकिन शराब तो आ रहा है ना, कहीं बाहर के स्टेटों से यहाँ आ रहा है। बगल में नेपाल है, बगल में व्यवस्था है, वो तमाम चीजें हो रही है उसमें। और ये केवल इसलिए बनाया गया, ये कानून बनाया गया कि जिससे नेताओं के और प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अफसरों के पॉकेट में पैसा जाए, गलत तरीके से, गलत व्यवस्था से ये धन की उगाही की जा सके। तो उसको ऐसा नहीं है, वो कभी गांधी जी का हवाला देते हैं, कभी कहीं देते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि भाई गांधी जी ने ये कहा कि भाई आप शराब कानून बना करके शराब को बंद कर दो। गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि शाकाहारी बनो, तो इसका मतलब उसके लिए कानून बन जाए कि यहाँ सारा समाज शाकाहारी हो जाए। तो ये तो तय नहीं है। ये जरूर उन्होंने कहा था कि सामाजिक स्तर पर इसका बहिष्कार होना चाहिए। आप एक गुटखे की पॉकेट खरीदते हैं, उस पर लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है। डिसीजन आपका है कि अगर आप खाते हैं तो आप नुकसान मोल रहे हैं ना, तो ये आपके ऊपर है। इसको कानून बना करके सख्ती से लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका विरोध करना या इसका समर्थन करना तो वो तब होता है जब अगर कानून बना हो और सख्ती से ये लागू हो तब। लेकिन कानून तो केवल इसलिए बना है कि राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं के पॉकेट में या प्रशासन के पॉकेट में धन की उगाही होती रहे, इसलिए हम लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, सवाल ये है कि अगर सपोज कीजिए आपकी पार्टी को इतना सीट आए कि जो आप अगर किसी इलेक्शन नतीजे के बाद किसी एक दल में जाना चाहें, जिसमें जाने के बाद सरकार बन सकती, उस वक्त आपके पार्टी का क्या डिसीजन रहेगा? निश्चित तौर पर आप इस बात को एकदम रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्या तो सरकार में या क्या तो सड़क पर। गठबंधन का न चुनाव से पहले और न ही चुनाव के बाद, क्योंकि हम एक ही मकसद लेकर के निकले हैं, बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन। ये तब तक नहीं होगा, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग लगे हैं और लगे ही रहेंगे। हम वो जिद्दी लोग हैं, हम वो जिद्दी जनसुराजी लोग हैं जो हम भी चाहते हैं कि हरियाणा पंजाब से लोग, जैसे हमारे यहाँ के, हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, यहाँ से 10,000 12,000 के रोजी रोजगार के लिए आपको पंजाब में गाली सुनते हैं, जलील होते हैं। दिल्ली में, बाहर के अन्य प्रदेशों में पढ़े लिखे युवा अपने पीठ पर बोरी लाद करके दर दर भटकते हैं 5,000 10,000 12,000 की नौकरी के लिए। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ, हमारा भी बिहार इतना समृद्धशाली बने कि हम भी देश के 10 अग्रणी राज्यों में हमारा बिहार आवे और अन्य प्रदेशों के लोग आकर के हमारे यहाँ भी रोजी रोजगार करें। हम वो जिद्दी लोग हैं, हम वो सपना साकार करने निकले हैं, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन केवल सीएम बदल देने से, केवल एमपी बदल देने से, एमएलए बदल देने से नहीं होगा। ये वार्ड पार्षद से लेकर के और सांसद तक ये हम लोगों की लड़ाई होगी और हम लोग बदलेंगे इसको। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत शुक्रिया।